छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का अंत होने वाला है। ना यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा लगा है, ना उधर क्या लगा है। समझ गया? मतलब कोई प्रश्न इस पर है ही नहीं। खबर यही है कि नक्सलियों का अंत होने वाला है। अगर शांति वार्ता नहीं हुई तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। खत्म होता नक्सलवाद आज शांति वार्ता की गुहार लगा रहा है। वामपंथी विचारधारा की अंधी सनक में खड़ा हुआ एक ऐसा उग्रवादी संगठन जिसने पिछले 60 सालों में पूरे देश में आतंक की नई परिभाषा गढ़ी और पिछले 40 सालों से बस्तर में हजारों निर्दोषों की जान ले रहा है, हत्याएं कर रहा है। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा माने जाने वाले इस संगठन को न जाने कितनी सरकारों ने खत्म करने का प्रयास किया। कई बार सीज फायर और शांति वार्ता का मौका दिया, लेकिन हर बार नक्सल संगठन ने सभी प्रयासों को विफल कर दिया। लेकिन आज यही नक्सल संगठन बार बार शांति वार्ता की गुहार लगा रहा है। देश का सबसे ज्यादा हिंसक संगठन आज इस कदर मजबूर है कि एक के बाद एक लेटर जारी करके अपनी हार मान रहा है और माफी भी मांग रहा है। 40 सालों तक अपनी हिंसा के घमंड में चूर रहने वाला नक्सल संगठन जवानों के महज 20 महीनों के ताबड़तोड़ एक्शन से झुक गया है और खुद को बचाने की मिन्नत कर रहा है। आज नक्सलियों ने मेरे साथी रौनक शिवहर को एक लेटर दिया है, जिसे नक्सलियों के सबसे बड़े लीडरों में से एक सोनू ने लिखा है। लेकिन इस पत्र को उसने नक्सली संगठन के प्रवक्ता के तौर पर नहीं, बल्कि एक पोलित ब्यूरो मेंबर के तौर पर लिखा है। 6 पन्ने का ये लेटर अब तक का सबसे अहम लेटर माना जा रहा है, क्योंकि इस लेटर में नक्सलियों ने खोलकर अपनी हार मानी है और स्वीकार किया है कि नक्सल संगठन इतने सालों से गलत राह पर था। इस पत्र में सोनू ने कहा है कि अगर अब शांति वार्ता नहीं की गई तो नक्सल संगठन खत्म हो जाएगा। इस पत्र में नक्सलियों ने जिन बड़ी बातों का कबूलनामा किया है, चलिए आपको विस्तार से ये भी दिखा देता हूं, सब कुछ समझा देता हूं। जवानों का एक्शन, हार गया नक्सल संगठन। अगस्त 2025 का लेटर, पोलित ब्यूरो सदस्य सोनू ने लिखा पत्र। क्या लिखा है? बस्तर में चल रहे युद्ध से नक्सल संगठन ने हार मान ली। इसके बाद नक्सलियों ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। लगातार हार का मुंह देख रहे हैं नक्सली कैडर, और ये जो सब कुछ स्वीकार कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई प्लेट है तो बताइए। इसके अलावा क्या है? नक्सलियों ने माना कि अकेले पड़ गए। बिना सीज फायर के नक्सल संगठन नहीं बच पाएगा, ये नक्सली खुद कह रहे हैं। और ये भी कहा है कि जब मौका था तो युद्ध विराम नहीं कर पाए, इसलिए माफी मांग रहे हैं। और कुछ है? इसके अलावा क्या कह रहे हैं? बस्तर में हुई हिंसा की सोनू ने जिम्मेदारी ली। खुद कहा है कि ठीक है, हम इसके लिए जो लहू बहे हैं, जो जंगल खूनी हुए हैं, उसके जिम्मेदार हम हैं। इसके अलावा ये भी कहा है कि फिलहाल हम बचने की स्थिति में भी नहीं हैं, मतलब अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसके अलावा कहा है कि निर्दोषों की हत्या के चलते ग्रामीणों का भरोसा पार्टी से कम हुआ है, जिससे जवानों को फायदा मिला है, यानी जो रणनीति बनी है उससे भी बहुत नुकसान हुआ है। इस पत्र के पहले मंगलवार को भी नक्सलियों का एक पत्र सामने आया था, जिसमें ईमेल और फेसबुक आईडी जारी करके नक्सलियों ने शांति वार्ता की गुहार लगाई थी। दोनों पत्रों को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि अगर नक्सली शांति चाहते हैं तो निर्दोष लोगों की हत्या क्यों कर रहे हैं। जरा डिप्टी सीएम विजय शर्मा को सुनिए, फिर आगे इस खबर पर एक्सपर्ट को भी जोड़ेंगे, हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे और इस खबर का जो बचा खुचा विश्लेषण है वो भी कम समय में करने की कोशिश करेंगे। पहले सुनिए डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं। कि पत्र में फोटो का होना पहले नहीं हुआ करता था, पत्र में ईमेल आईडी, फेसबुक आईडी होना ये नहीं हुआ करता था। शब्दावली में परिवर्तन है, माननीय शब्द का उपयोग अपने ही जनरल सेक्रेटरी के लिए उन्होंने किया है, जो कॉमरेड किया करते थे। ऐसे कुछ परिवर्तन इसमें है। खैर जो भी होगा, ये परिवर्तन अगर उनके मन के भाव में आया है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ऑथेंटिसिटी चेक होनी चाहिए। चूंकि 15 अगस्त को जारी ये पत्र है, अगर 15 अगस्त को उनका ये मनोभाव बना था
तो उसके बाद फिर शिक्षा दूतों की हत्याएं क्यों हुई, फिर उसके बाद आईडी ब्लास्ट क्यों हुए, ये एक बड़ा प्रश्न इस पत्र के साथ है। अभी भी मैं ये कहता हूं कि अगर ये पत्र ऑथेंटिक होता है तो नेतृत्व उचित निर्णय देगा ही। पिछले 24 घंटे में 2 लेटर जारी करने के बाद नक्सलियों का ऑडियो मैसेज भी सामने आया है। नक्सलियों के प्रवक्ता अभय ने ऑडियो मैसेज में हथियार छोड़ने की बात कही और बोला है कि हम हथियार छोड़कर शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। साथ ही सरकार से रहम की गुहार लगाते हुए अभय ने 1 महीने तक ऑपरेशन बंद करने की मांग भी की है और वीडियो कॉल के जरिए सरकार के साथ बातचीत करने के लिए भी कहा है। जरा अभय का ये ऑडियो मैसेज भी आपको सुनाना चाहता हूं ताकि आप समझिए, क्योंकि ये आवाज़ जो है उस तरह के लोगों की ही लग रही है जैसी आवाज़ कभी कभी इंटरव्यू में हमने सुनी है। पर के बाद अभी आगे बात करेंगे, लेकिन पहले आप सुनिए ये ऑडियो मैसेज। 2025 मार्च आखिरी सप्ताह से हमारी पार्टी सरकार के साथ शांति वार्ता के लिए गंभीर एवं ईमानदारी से प्रयास कर रही है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक हम हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने के लिए किए जा रहे अनुरोधों के मद्देनजर हम हथियार छोड़ने के लिए निर्णय लिए हैं। वर्तमान में हमारे संपर्क में रहे सीमित कैडर एवं कुछ नेतागण साथी इस नई रुख पर अपनी पूरी सहमति जता रहा है। इसलिए केंद्र सरकार से हमारी अनुरोध ये है कि समूचे देश भर के अलग अलग राज्यों में काम कर रहे और जेल बंदी साथियों से सलाह मशवरा करने के लिए हमें 1 माह की समय देना है। इस विषय पर प्राथमिक रूप से सरकार के साथ वीडियो कॉल के जरिए विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भी हम तैयार हैं। इसलिए और एक बार ये स्पष्ट कर रहा है कि फौरन 1 माह समय के लिए औपचारिक रूप से सीज फायर की घोषणा कर खोजी अभियानों को रुकवा कर शांति वार्ता प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए और खून से बह रहे जंगलों को शांति वनों में तब्दील करना आपसे लिए जाने वाली सानुकूल रुख पर ही निर्भर करेगी। तो आप सुन रहे थे, पहले मैंने आपको पत्र के बारे में बताया और अब मैंने आपको ऑडियो भी सुना दिया है। लेकिन मैं बहुत बड़ा जानकार नहीं हूं, जो खबर आती है वो बता देता हूं। जानकारी समझने के लिए और तह तक जाने के लिए मुझे ग्राउंड पर मेरे सहयोगियों के पास चलना पड़ेगा और जो नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सालों तक प्रयास किए हैं उन सभी से ये समझना पड़ेगा। तो चलिए सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ संजय ठाकुर दिखाई दे रहे हैं जो कि मेरे बस्तर के ब्यूरो प्रमुख हैं। रवि मीरे दिखाई दे रहे हैं जो कि मेरे इनपुट एडिटर छत्तीसगढ़ हैं। इसके अलावा आर.के. विज साहब दिखाई दे रहे हैं आपको स्क्रीन में, जिनसे पूर्व डीजी रहे हैं और जिनसे हम सब सीखते समझते रहे हैं, अंदर की बात जानते रहे हैं, नक्सलवाद के इतिहास को, वर्तमान को, भूगोल को समझने की कोशिश करते रहे हैं। आर.के. विज साहब, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा। विस्तार न्यूज़ को समय देने के लिए शुक्रिया कहते हुए रुख आपका इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि कल विस्तार न्यूज़ ने सबसे पहले यह खबर ब्रेक की है और आजकल आप जानते हैं मीडिया में होड़ लगी है कि सबसे पहले मैंने दिखाया, तो इसी का दावा मैं भी कर देता हूं कि मेरे सहयोगियों ने सबसे पहले यह खबर भेजी और हमने इस खबर को ब्रेक किया। अब सवाल यह है कि पत्र की भाषा पर माननी लिख रहे हैं माओवादी, तो क्या माओवादी इतने बदल गए हैं जो माननी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर ये लेटर फेक हो सकता है? कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सरकार कह रही है जांच कराएंगे और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, इसलिए इस पर प्रतिक्रिया देने से भी अभी जिम्मेदार लोग बच रहे हैं, सोच रहे हैं जन्मदिन निपट जाए उसके बाद कुछ बोलेंगे। आपकी पहली टिप्पणी ऑडियो और इस पत्र पर आर.के. विज साहब। देखिए, ये तो सही कहा, जैसे गृह मंत्री जी ने कहा कि इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना ज़रूरी है, सामान्यतः फ़ोटो नहीं लगा होता। हालांकि भाषा में मैंने देखा कि जब पहले शांति वार्ता की बात की थी तब भी इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री, उन शब्दों का जो बदलाव हुआ है वो हो सकता है कि परिस्थिति खराब है, वो अनुरोध कर रहे हैं कि हाँ शांति वार्ता की जाए, तो ये शब्दावली बदली जा सकती है बदली परिस्थितियों में।
लेकिन ये सही है क्योंकि इसके बाद अभी ऑडियो भी आया है जो कंफर्म करता है कि जो भाषा लेटर में है लगभग वही भाषा ऑडियो में आई है। अब बात है कि क्या ऑडियो उन्हीं का है, क्योंकि आवाज़ की जो बोलचाल की भाषा जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। तो अब इसको 100% श्योर तो हम कह नहीं सकते जब तक माओवादी स्वयं कोई किसी से बातचीत, कोई हमारा मीडिया हेलो, ये आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, आवाज आ रही है आरकेवी साहब जी। जी 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 कि जब तक कोई रूबरू होकर उनसे इस बात को कंफर्म नहीं कर रहता, इसीलिए इसकी सत्यता पर 100% जो है बिलीव कर लेना थोड़ा सा मुश्किल तो ज़रूर है। लेकिन जो परिस्थितियां हैं उस हिसाब से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि उनको सीज फायर करने के अलावा अपनी तरफ से और कोई विकल्प उनके पास बचता नहीं है। आप देखिए, इन्होंने जो लास्ट ईयर जो अगस्त 2024 में जो पत्र जारी किया था इनके पोलित ब्यूरो ने, तब उन्होंने अस्थायी रूप से पीछे हटने की बात की थी, लेकिन उसमें ये भी साथ लिखा था कि वो जहां ज़रूरत होगी वहां पर हमला करते रहेंगे, पुलिस फोर्स ही जब वापस आ रही होंगी तब हमला करेंगे, आईटी का इस्तेमाल करेंगे। ये बात उसमें लिखी थी उन्होंने, पर अस्थायी पीछे हटने की बात तब भी लिखी थी क्योंकि वो चाहते थे कि उनके काडर बचे रहें, उनकी लीडरशिप बची रहे। अगर आप इस साल के अंदर देखेंगे तो इनकी लीडरशिप को काफ़ी नुकसान हुआ है। उनका महासचिव मारा गया, कई सीसी मेंबर मारे गए, कई स्टेट कमेटी के सदस्य मारे गए, कई जाकर आंध्र प्रदेश और इधर उधर सरेंडर कर रहे हैं। अर्थात उनकी जो लीडरशिप है, आधी से ज़्यादा सीसी मेंबर जितने थे हम देख रहे हैं एक साल में आधे बच गए हैं। तो ये स्थिति आ गई है, तो इसके अलावा मुझे लगता है उनके पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन एक बात और देखने वाली है कि ये अगर ये चिट्ठी जारी कर रहे हैं और ऑडियो जारी कर रहे हैं, तो उसके बाद जो कई आदिवासियों की अभी भी हत्या कर रहे हैं वो समझ नहीं आ रही थी। इनको सबसे पहले उनकी बात को विश्वास में कि लोग उसको बिलीव करें, ज़रूरी है कि वो पहले अपने निचले काडर तक अपनी बात पहुंचाएं कि ये अपनी तरफ से वो हत्याएं करने टोटल बंद कर रहे। वरना जो है शासन ने पहले भी शांति वार्ता का जो जवाब था वो कोई पॉजिटिव नहीं आया है सामने, क्योंकि वो खुद उस पर लिखते हैं कि मार्च 25 से वो निवेदन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने कहा है कि वो सरेंडर करें। तो अभी भी वो सरेंडर करने की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये बदलाव उनकी स्थिति में जरूर आया है। अस्थायी पीछे हटने की बात पहले भी थी, अब अस्थायी रूप से रोकने की बात कर रहे हैं लड़ाई को। तो सबसे पहले उनके अपने निचले काडरों को रोकना पड़ेगा कि ये जो वायलेंस है उसको टोटल बंद करे। विशाल, आपने एक बात कही, मैं आपका दोबारा रुख करता हूं। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और ये कहा है कि भाई साहब, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि शांति वार्ता करेंगे, हथियार छोड़ देंगे, अस्थायी रूप से हम रुक जाएंगे, राजनीतिक दलों के साथ मिलकर जैसे मुख्यधारा में आकर आते हैं, काम करते हैं। लेकिन जो आपने बात अंडरलाइन की है वही बात गृह मंत्री ने भी कहा है। मैं रवि का रुख करूंगा, रवि न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़े हैं। रवि, जो आरके विज साहब कह रहे हैं वही सरकार भी कह रही कि भाई साहब, अगर आप मुख्य धारा में आना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं अस्थायी रूप से, एक तो स्थायी नहीं लिख रहे हैं ये, मैं थोड़ा सा देसी आदमी हूं तो मैं कई बार ये कह देता हूं कि अगर इतना ही डर रहे हो तो स्थायी कर दो ना भाई, सब कुछ छोड़ दो, काहे स्थायी कर रहे हो, कंडीशन क्यों डाल रहे हो। खैर, रवि, गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी यही कहा है जो सर कह रहे हैं, जो साहब आरके विज साहब कह रहे हैं कि भाई एक तरफ तुम शिक्षा दूतों को मार रहे हो, आज ही बीजापुर से खबर दिखाए हैं, दंतेवाड़ा से खबर दिखाएं कि गला रेत कर मार रहे हो, और दूसरी तरफ तुम ये दोहरा चरित्र क्यों। गृह मंत्री के बयान पर आपका विश्लेषण रवि मेरी। ज्ञानंद जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पत्र उन्होंने जारी किया है उसमें वो सही है कि गलत है, इसको जांच कर रही है सरकार। क्योंकि गृह मंत्री विजय शर्मा कल भी और आज भी इस बात को दोहराते हुए नजर आए कि इस पत्र की जांच की जा रही है। और दूसरा, उन्होंने एक सवाल खड़ा किया कि अगर नक्सली चाहते हैं शांति वार्ता होनी चाहिए, वीडियो कॉल के जरिए से बात करना चाहते हैं, तो हम भी वीडियो कॉल से आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप शिक्षा दूतों की हत्या क्यों कर रहे हैं। ये 15 अगस्त के समय का पत्र है, तो 15 अगस्त के बाद कई ऐसे शिक्षा दूतों की हत्या कर दी गई। इसके अलावा आईडी ब्लास्ट किया गया, ग्रामीणों की हत्या की जा रही है। आज ही बीजापुर से घटना सामने आई है, तो इस पर सवाल उठाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर नक्सलियों का संगठन शीर्ष और उनका संगठन ये कह रहा है कि शांति वार्ता होनी चाहिए, तो उनके जो लोकल क्षेत्रीय जो उनके संगठन के साथी है वो लोग क्यों बात नहीं मान रहे हैं, वो लोग क्यों ग्रामीणों की हत्या कर रहे हैं, वो लोग क्यों शिक्षा दूतों की हत्या कर रहे हैं। तो पहले अपने संगठन में पूरी तरीके से विश्वास में लेने के बाद ही उनको ये पहल करनी चाहिए।
चाहिए। इसीलिए गृह मंत्री जी साफ साफ कह रहे हैं कि सबसे पहले आप अपनी मंशा स्पष्ट करिए, आप हत्या करना बंद कर दीजिए, उसके बाद ही बातचीत होगी, उससे पहले बातचीत हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात, जो अस्थायी सीज फायर करने की जो मांग कर रहे हैं, तो वो इस पे तो सहमति होगी नहीं, क्योंकि विजय शर्मा जी हर बार जितने 6 पत्र आ चुके हैं अब तक, हर बार कुछ ना कुछ कंडिकाएं जोड़ी जाती थी, कुछ ना कुछ शर्त रखी जाती थी। धीरे धीरे हर पत्र में कुछ कुछ शर्त हटती गई और इस बार भी 2 ही शर्त अभी देखने को दरअसल विजय शर्मा जी के निर्णय लेने से ऊपर का मामला है ये रवि। आप समझिए कि जब देश के गृह मंत्री देश के सर्वोच्च सदन में खड़े होकर डेडलाइन तय कर देना, तो बहुत सारी बात फिर राज्य से निकलकर ऊपर चली जाती है। तो अब मुझे लगता है ये सीज फायर वाला जो फैसला है, इसमें सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार की नीतियां, गृह मंत्री अमित शाह के अफसर, उनके टेबल पर बैठकर ही कोई बात होगी। ये संदेश वाहक जरूर हो सकते हैं राज्य सरकार के, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे यहाँ के अफसर हो, लेकिन फैसला तो भाई साहब वन एंड ओनली उधर ही होना है जो हम आप बहुत अच्छे से जानते हैं। संजय का रुख करना चाहता हूं मैं। संजय का रुख इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि इस खबर को संजय ने ब्रेक किया, इस खबर की बारीकियों को संजय ने बताया, और इसलिए संजय के रुख करना चाहता हूं कि कल जब ये पत्र आया, आरकेवी साहब आपको भी ये कहानी सुनाना चाहता हूं मैं। कल जब ये पत्र आया तो हम लोग बहुत संशय में थे, वही जो अभी तक संशय बना हुआ है कि क्या करें, इस तरह के पत्र आते रहते हैं। लेकिन संजय ने कहा कि नहीं सर, इस खबर को हमको चलाना चाहिए क्योंकि इसके बाद भी कुछ ऑडियो वीडियो आ सकते हैं जिसके पुख्ता प्रमाण मेरे पास हैं। और फिर हमने भरोसा किया और संजय ने कहा कि आप इस पे आगे बढ़िए, और आज हमारी खबर अखबारों की सुर्खियां बनी। तो संजय, मैं आपसे सवाल यह करना चाहता हूं, कल से लेकर आज तक बहुत पानी बह गया है, बहुत चर्चा हो गई है इस मसले पर। मुख्यमंत्री ने भी आज सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन मंच से यह कहा है कि नक्सलवाद का खात्मा बहुत जल्द होने वाला है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, इस पत्र के बाद, 2 पत्रों के बाद नक्सलियों की जो भाषा है जिस पर हम आरकेवी साहब, रवि मीरी और तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं अपने अपने ज्ञान के अनुसार, इस पत्र के बाद और ऑडियो के बाद अब अगला जो कदम होगा नक्सलियों का, वो कुछ और जारी हो सकता है कल तक, या फिर सरकार के नीतियों का या सरकार के फैसलों का इंतजार करेंगे नक्सली? देखिए, कल जो पत्र आया था वो लिखा था वेणुगोपाल राव ने अभय की हैसियत से, यानी कि केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता की हैसियत से, जिसमें उसने लिखा था कि सीमित कैडर के साथ बैठकर हमने ये फैसला किया है कि अब हम हथियार छोड़ने वाले हैं। लेकिन आज जो पत्र मेरे साथी रौनक सिंह भरे जंगलों से लेकर के आए हैं, आज जो ऑडियो लेकर के आए हैं, आज के 6 पन्नों के पत्र में उसी वेणुगोपाल राव ने सोनू की हैसियत से, यानी पोलित ब्यूरो मेंबर की हैसियत से जनता को एक संदेश दिया है। उसने जनता से माफी मांगी है। उस 6 पन्नों में उसने कई जगहों पर जो नक्सल संगठन अपनी राह से भटक गया, उसे उसने जो है उसकी निंदा की है। उसने लगातार इस बात को कहा है कि जब हम सबसे मजबूत थे, जब हम देश के 16 राज्यों में 150 जिलों तक फैले हुए थे, उस वक्त हमें ये खून खराबा रोक करके हम क्या विकास लाना चाहते हैं, हम कैसे देश का भला करना चाहते हैं, हम जनता का भला करना चाहते हैं, इस बारे में हमें बात करनी चाहिए थी। लेकिन तब हमने ऐसा नहीं किया, हमने खून खराबा जारी रखा। यही वजह है कि आज हमारा संगठन इस हाल में पहुंच गया है। ऐसे में कल के लेटर के बाद तो ये लग रहा था कि नक्सल संगठन का फैसला है, लेकिन आज जब सोनू ने यानी वेणुगोपाल राव ने इस तरह से संगठन की निंदा की है, तो एक बात ये समझ आ रही है कि हो सकता है उसका हाल भी उड़ीसा के सव्याची पांडा जैसा हो जाए। सव्याची पांडा जो उड़ीसा का एक वक्त में प्रमुख था नक्सल संगठन का, उसने भी यही बात कही थी कुछ सालों पहले। उसने भी कहा था कि नक्सल संगठन अब सिर्फ और सिर्फ खून खराबा करता है। इसके बाद नक्सल संगठन ने उसे पार्टी से दरकिनार कर दिया था और उसने अपनी खुद की एक नई पार्टी बना ली थी। कहीं ऐसा हाल सोनू का भी ना हो जाए, क्योंकि देखिए इस साल हुआ क्या क्या ये भी समझना चाहिए। इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी को ही उसकी पत्नी तारक्का ने महाराष्ट्र पुलिस के सामने समर्पण कर दिया। तारक्का वो भी लगभग 40 साल से नक्सल संगठन में शामिल थी और पूरे महाराष्ट्र में, खासतौर पे गढ़चिरौली के इलाके में नक्सल संगठन को खड़े करने वाली सबसे महत्वपूर्ण महिला थी। आज से 5 दिन पहले उसकी भाभी सुजाता ने, यानी किशन जी की पत्नी ने, तेलंगाना में समर्पण कर दिया। ऐसे में सोनू जो है, ऐसा माना जाता है कि संगठन में वो इंटेलेक्चुअल वर्ग से आता है, वो बातचीत का रास्ता चुनना चाहता है और वो यही कर रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या पार्टी उसकी इस बात से सहमत है, क्योंकि अभी भी देखिए कल उसने क्या कहा था, जो जेल में बंद हमारे साथी है उनसे बात करना जरूरी है, उसका रास्ता सरकार दे। क्योंकि जेल में कौन बंद है, मैं इस बात को लगातार कह रहा हूँ, जेल में बंद है प्रशांत बोस जैसे लोग,
जिसे 2021 में गिरफ्तार किया गया था। साथ ही अन्य 9 सेंट्रल कमेटी मेंबर जो है वो फिलहाल जेल में बंद हैं। ऐसे में ये लोग ही तय करेंगे कि क्या आप 60 साल तक जिस बंदूक के दम पे आपने सत्ता पाने की लड़ाई लड़ी, उसको आप एकाएक खत्म करना चाहते हैं, आप एकाएक बंदूक रखना चाहते हैं। तो ये सोनू के भी ऊपर से अव्वल का मामला है। संजय, मैं समझ गया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और मैं तो क्या होता है कि मेरे पास, मैं बहुत जानकारी इकट्ठा करता नहीं हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट करता रहा हूँ, तो जब आप लोग ऐसी अच्छी बात बताते हैं तो मुझे सुनने का बहुत मन करता है। आरकेवी साहब, आपके पास आना चाहता हूँ और ये समझना चाहता हूँ कि आपके पास आवाज आ रही है? विश साहब, आपके पास आवाज आ रही है मेरी? तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि ये अभय सोनू बन जाता है, फिर सोनू रुपेश बन जाता है, ये कैसे एक ही व्यक्ति अलग अलग नाम से लेटर भेजते रहते हैं? थोड़ा आम जनता इसको बहुत सरल भाषा में समझना चाहती है, जरा ये भी बताइए आप। संजय ने बहुत अच्छी जानकारी साझा की। ये सवाल मुझसे है? जी, आपसे विश साहब, आपसे। जी, देखिए, वेणुगोपाल उसका नाम है और बाकी भूपति, सोनू, ये उसके दूसरे उर्फ अलियास नाम है, दूसरे नाम है। और प्रवक्ता का इन्होंने एक स्टैंडर्ड नाम दिया होगा, आपको याद होगा, पहले गुड्स करने का। ऐसे ही अभय जो है वो सेंट्रल कमेटी का प्रवक्ता है। तो कोई भी असल में वो वेणुगोपाल हो या कोई दूसरा हो, वो अभय नाम से जारी करते हैं। इसके अभी बीच में जो नॉर्थ और पश्चिम सब ब्यूरो का जो सचिव है रुपेश, तो वो रुपेश ने इसका नाम कोपा है, सतीश कोपा, उसने रुपेश नाम से अपना एक, जब रानू तिवारी जी ने उनका इंटरव्यू लिया था तो वो जारी हुआ था। तो ये नाम वो जिस इलाके में ट्रांसफ़र होते हैं, नया नाम रख लेते हैं। वो सेंट्रल ब्यूरो में गया तो उसका दूसरा नाम हो गया, गढ़चिरौली में थे तो दूसरा नाम हो गया। तो ये नाम बदलने की प्रक्रिया उनकी, ताकि वो पहचाने ना जाएं अलग नाम से, पुलिस को डिफिकल्ट इन्वेस्टिगेशन। एक सवाल और विश साहब आपसे कि ये जो माफी जनता से मांग रहे हैं, ये जो माफी मांग रहे हैं, ये माफी क्यों मांग रहे हैं? ये इनको ये डर तो नहीं है कि कहीं हम मुख्य धारा में लौटे और इधर आए तो जनता हमारे को ऊपर टूट पड़ेगी कि भाई साहब इतना फिर क्यों किया आप लोगों ने, हमें क्यों बर्बाद किया, हमारी सदियां क्यों बर्बाद कर दी? देखिए, आप ना अगर पत्र को ध्यान से देखें तो उससे ये लग रहा है कि सारी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो वार्ता करने को सहमत नहीं है। कुछ लोग सहमत है, कुछ नहीं है। तो उन्होंने लिखा है कि सहमति बनाएंगे, भी जेल वालों से भी बात करेंगे, सहमति बनाएंगे, जो वार्ता को सहमत होंगे उनसे वो वार्ता के लिए आगे बढ़ेंगे। तो मतलब पार्टी में अभी एक रूपता सोच में नहीं है। इसीलिए ये जो बयान है ये वेणुगोपाल का, ये सोनू का, ये इसने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये माफ़ी मांगी है। उसको लगा है कि जैसी परिस्थितियां हमारे यहाँ पर थी, ये जो सो कॉल्ड क्रांति है, रेवोल्यूशन है, वो उसके लिए भारत की जो ठोस परिस्थितियां थी वो उसके अनुरूप नहीं थी। तो ये माफ़ी मैं इंडिविजुअल की मानूंगा। उसको आज ये एहसास हुआ है इतनी हत्याएं और इतना सब कुछ करने के बाद कि ये सब गलत हुआ है। तो मुझे नहीं लगता ये पार्टी का स्टैंड नहीं है, क्योंकि ये पार्टी की अभी एक रूपता उसके अंदर उजागर नहीं हो रही है। तो दो बिंदु थे, एक ये कि पार्टी में एक तो संजय भी ये कह रहे हैं और दूसरा आप भी ये कह रहे हैं। आप दोनों ही लोग नक्सलवाद को बहुत करीब से समझते हैं, जानते हैं, इसलिए मैं इस बात को कह सकता हूं कि ये बात जो संजय कह रहे हैं और जो आप कह रहे हैं कि ये पार्टी का बयान नहीं हो सकता है। आरकेवी साहब, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए विस्तार न्यूज के साथ। रवि, आपका भी शुक्रिया और संजय, आपका भी शुक्रिया।